हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने एक चैप्टर चालू कर रखा है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप सो आपने सारी लास्ट क्लासेज कंप्लीट कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। और हमारा ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम इसलिए बारीकी से समझ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी चैप्टर्स में भी आपके काम आने वाली है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? दोस्तों, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि भाई साहब, आपको पता है कि जब आप कैपिटल लेके आते हो तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लेके आते हो तो नॉर्मली मैंने बताया कि दोस्तों, आप कहां कहां से पैसा लेके आते हो। फॉर एग्जांपल, आप इक्विटी से पैसा लेके आते हो, आप प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आते हो, आप डिबेंचर से पैसा लेके आते हो, आप कोई लोन वगैरह से पैसा लेके आते हो। सर एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां से दोस्तों पैसा लेके आते हैं तो ये पैसा घर में आ जाता है। और इस घर पे आए हुए पैसे को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं? सर हम अपनी भाषा में इसको कैपिटल बोलते हैं और एफएम की भाषा भी कैपिटल है। लेकिन इस कैपिटल को अपन यूज करते हैं, राइट। यूज करने के बदले में इनको कुछ न कुछ पे करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं एफएम की भाषा में कॉस्ट। और इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? सर इसका पूरा नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। उसके बाद मैंने बोला कि सर जो अपन आपको बच्चों मैंने बोला कि बाहर वालों से जब पैसा लेते हो या घर वालों से पैसा लेते हो तो ये आपके हैं बाहर वाले और ये आपके हैं घर वाले, राइट। ओके। उसके बाद मैंने ये सेवा है, पूरा का पूरा सेवा का कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब घर वालों से पैसा लेते हो तो हम उनको क्या देते हैं? सर हम उनको देते हैं डिविडेंड। और यहां से अगर पैसा लेते हैं तो हमें इनको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट जाएगा और इंटरेस्ट जाएगा और खुशियां आएगी, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो ये हमारी खुशी की बात होती है। लेकिन ये हमेशा आफ्टर टैक्स होता है तो उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेरी बात सुनना। सर जब हम इक्विटी से पैसा लेके आते हैं तो इसके लिए हमें अगले अगले पेज में एक सेकंड रुको। एक बात बताओ दोस्तों, इक्विटी से जब पैसा लेके आओगे तो इसके लिए हमें के ई निकालना पड़ता है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब आप प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आओगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? केपी। जब आप लोन से पैसा लेके आओगे तो आपको क्या पे करना पड़ता है? सर केएल। और उसके बाद डिबेंचर से पैसा लेके आओगे तो आपको बताओ क्या पे करना पड़ता है? सर केडी पे करना पड़ता है। और ये सारी जो कॉस्ट है वो जब एक साथ मिल जाती है तो हमारे लिए एक कॉस्ट का जन्म हो जाता है जिसका नाम है केओ। केओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यू। हमारे चैप्टर का नाम यही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है। सर क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले सोर्स आता है, सोर्स के बाद बताओ क्या होता है? सर हम अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट के बाद अमाउंट के बेसिस पे हमें क्या लिखना पड़ता है? वेट लिखना पड़ता है। और जब वेट आ जाता है तो डब्ल्यू को सॉरी 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 फिर अपना आता है के का मतलब है कॉस्ट। फिर डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका टोटल कर देते हैं तो आ जाता है डब्ल्यू। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग अमाउंट के बेसिस पे क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं, एग्री। तो इसका मतलब जब हम अमाउंट लेते हैं तो अमाउंट लेने के लिए तीन प्रकार की अमाउंट ली जा सकती है। एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। बाकी आ गया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के लिए कौन सा अच्छा लगे? जो आपको सवाल, आपको जो ब्यूटीफुल लगे वैसे करो, या सवाल में स्पेसिफाई कर रखा होगा तो हम सवाल के हिसाब से करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। सर क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ हमें। एक बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है और टारगेट वैल्यू है। इसके बेसिस पे हम बोलते हैं या तो वो बुक वैल्यू का वेट होगा, या वो मार्केट वैल्यू का वेट होगा, या टारगेट वैल्यू का वेट होगा।
लेकिन एक बात बताओ, जब आप वेट कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है के से। के ई, के पी, के एल, के डी, यहां से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बताओ हाँ या ना? सर एग्री। लेकिन दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आपके दिमाग में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है, तो ये सवाल में आपको दे रखा होता है। एग्री कर रहे हो? ये सवाल में आपको दे रखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब ये हो गया सर, या तो हमें ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ, इधर मैं साइड में लिखूं सर, या तो हमें ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा होगा, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या तो सवाल हमें गिवन होगा, सवाल में दे रखा होगा। अगर सवाल में नहीं दे रखा है तो इसका मतलब सर हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या? तो सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि अगर हमें WACC कैलकुलेट करना है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड हम अगर बात करें, तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ रिलेटेड से बात करें तो या तो सवाल में इंडिविजुअल कॉस्ट दे रखी होगी, अगर हमें सवाल में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी है तो वी हैव टू कैलकुलेट। अब बात आती है कि सर ये जो के ई, के पी, के एल, के डी अगर सवाल में नहीं दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करना है? यही हमारे सवाल आज की क्लास का मुद्दा है। क्योंकि मैंने वार्म अप में करवाया था, मैंने आपको बताया था कि मैं चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने वार्म अप करवाया, बाद में मैंने क्या करवाया, मैंने बोला कि भाई साहब आपको वार्म अप करने के बाद वेट के बारे में देखना है। वेट के बाद मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा था जिसका नाम है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट का भी कंसीडर करने वाले हैं, फिर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो इसका मतलब हमारा जो 3 नंबर पार्ट आ रहा है वो है, अगर सवाल में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें नहीं दे रखी है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों को नहीं दे रखी है, तो हम इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरी बात अच्छे से सुन लो दोस्तों। सबसे पहले मैं जो आपके सामने टॉपिक उठा रहा हूं वो टॉपिक है डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना, डिबेंचर्स मेरा टॉपिक है, अच्छे से सुनते जाना मेरी बात। सर क्या बात है, सुनो। डिबेंचर, अब एक बात बताओ दोस्तों, डिबेंचर्स क्या है? आपको पता है दोस्तों, डिबेंचर सर अपने होते हैं या पराए? कैसी बातें करते हो सर, अपने नहीं होते, ये होते हैं पराए। अच्छा, अगर पराए होते हैं तो बताओ ये हमसे क्या लेते हैं? सर इंटरेस्ट लेते हैं। और इंटरेस्ट बताओ कहां पे जाता है? सर पी एंड एल अकाउंट में जाता है। पी एंड एल में एक जाने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? सर प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बताओ हमारा टैक्स कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? सर टैक्स भी आपका कम जाएगा। एग्री कर रहे हो? टैक्स भी कम जाएगा। इसका मतलब सर इंटरेस्ट जाएगा, खुशियां आएगी। एग्री? ये सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में वार्म अप में करवा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले टॉपिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कॉन्सेप्ट है वो पहले ही आप कवर कर लो, ताकि पूरी एफओ में कहीं ना कहीं आपके काम आए। राइट सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया तैयार। अब एक बात बताओ दोस्तों, डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं। एक डिबेंचर होता है दोस्तों रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बात है सर, एक डिबेंचर रिडीमेबल और एक आपका होता है दोस्तों इरिडीमेबल। कोई बता सकता है इरिडीमेबल क्या होगा? सर इरिडीमेबल हम अभी बताते हैं, एक सेकंड सॉरी। इरिडीमेबल हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। सुनो दोस्तों, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। दोस्तों सुनो मेरी बात लॉजिक के साथ, अगले पेज पे सुनो। जैसे सपोज करो ये है आपका, ये है सिता, ये है सिता और ये है गित्ता। ओहो सर, सिता गित्ता नहीं, गित्ता बबीता। सुनो, ये है दोस्तों गीता और ये बताओ कौन है? ये है बबीता। मेरी बात अच्छे से सुनते जाना, ये है सीता, ये है बबीता, राइट? एक बात बताओ, ये अगर सीता और सॉरी गीता और बबीता है, सॉरी, ये मेरे पास आई और मेरे को आके बोलती है कि सर, सर हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात,
हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब आराम से लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गीता ने बोला कि सर हम आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई इक्विटी तो नहीं है, मैं आपको अपना नहीं बना सकता, आप मेरे लिए पराये हो और पराये ही रहोगे, राइट। तो गीता को मैंने बोला एक काम कर गीता, तेरे पास बता कितना रुपया है। गीता ने बोला 5 लाख रुपए है सर। ये 5 लाख रुपए तू मुझे दे दे, राइट। और इसके बदले में तू मेरे से क्या ले लेना, हर साल ब्याज ले लेना, राइट, इंटरेस्ट ले लेना। अब गीता बोलती है कि सर एक बात बताओ, मैंने आपकी कंपनी को 5 लाख रुपए दे दिए, क्या गारंटी है कि मैंने आपकी कंपनी में पैसा दिया। मैंने बोला एक काम करो, मैं आपको एक कागज का टुकड़ा देता हूं, कंपनी बोल रही है देता हूं, और इस कागज के टुकड़े पे मैं लिख देता हूं डिबेंचर है ये। क्या है, डिबेंचर। मतलब अब गीता के पास क्या रहेगा, सर गीता के पास रहेगा डिबेंचर, और कंपनी के पास क्या रहेगा, 5 लाख रुपए। अब गीता के साथ यह प्रॉमिस हुआ कि कंपनी हर साल इसको 10% ब्याज देगी। और एक प्रकार से बताओ 5 लाख लेके कंपनी ने गीता के हाथ में क्या थमा दिया, डिबेंचर, एक कागज का टुकड़ा। उस कागज के टुकड़े में बस एक प्रूफ है कि मैंने डिबेंचर कंपनी के ले रखे हैं। एग्री कर रहे हो, सर एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, गीता बोलती है कि सर क्या ये मेरे को वापस पैसा मिलेगा क्या। तो मैंने बोला कि भाई साहब गीता तू भूल जा, पैसा तेरे को वापस ये पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ये बात जरूर है कि तेरे को कंपनी हर साल ब्याज देती रहेगी, लेकिन जो तूने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ये भूल जा। मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब कंपनी हर साल गीता को क्या देगी, ब्याज। मतलब पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, हर साल कंपनी गीता को क्या देगी, ब्याज देगी, लेकिन वापस कभी भी पैसा नहीं देगी। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ई रिडीमेबल। ई रिडीमेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ई रिडीमेबल का मतलब है कि जब आपको एक समय के बाद पैसा नहीं चुकाना होता है तो उसे अपन बोलो क्या बोलते हैं, ई रिडीमेबल। मेरी बात सुनो, तो ई रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी के बाद भी, एग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, ई रिडीमेबल डिबेंचर यहां तक आ गया कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर यहां तक तो आपने हमें बोला, हमें समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिडीमेबल क्या है समझो। रिडीमेबल मतलब ये है बबीता। बबीता भी मेरे पास आई, और बबीता मेरे पास जब आई तो मेरी कंपनी में बबीता पैसा लगाना चाहती है। मैंने बोला लगा दो। इस बार बबीता ने क्या बोला, सर हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी में अपने नहीं बनना चाहते, हम आपकी कंपनी के लिए पराये हैं। मैंने बोला मैं तो खुद ही ये चाहता था कि तू पराये ही रहे। लेकिन एक बात बताओ, बबीता के पास भी बताओ कितने रुपए थे। सर बबीता के पास भी 5 लाख रुपए थे। तो बबीता ने 5 लाख रुपए कंपनी को दे दिए। कंपनी ने एक कागज का टुकड़ा दिया, कंपनी ने एक कागज का टुकड़ा दिया। इस कागज के टुकड़े पे क्या लिख दिया, डिबेंचर्स। और ये डिबेंचर का टुकड़ा किसके पास आ गया, ये आ गया बबीता के पास। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, सर एकदम 100%। लेकिन अब मेरे को बताओ, बबीता को कंपनी हर साल 10% का ब्याज देगी, सर एकदम 100% 10% का ब्याज देगी। लेकिन इस ब्याज के साथ साथ, इस ब्याज के साथ साथ बबीता ने बोला कि सर बात यह है, मुझे मेरा 5 लाख रुपया वापस चाहिए, मुझे मेरा 5 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा। एक समय के बाद बबीता क्या करेगी, बबीता कंपनी के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दो। तो इसका मतलब क्या, कंपनी को एक समय के बाद वापस पैसा पे करना पड़ेगा। एक समय के बाद, एक समय के बाद क्या कंपनी को वापस पे करना पड़ेगा। यस, यस, यहां पे आपको पे करना पड़ेगा। जब कंपनी आज पैसा लेती है डिबेंचर के थ्रू और कुछ दिन तक उसका यूज करती है और एक समय के बाद कंपनी को वापस पैसा लौटाना पड़ता है,
तो उसे बताओ दोस्तों क्या बोलते हैं? सर उसे हम रिडीमेबल बोलते हैं। क्या बात करते हो? इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देर आर टू टाइप ऑफ डिबेंचर, नंबर एक ई रिडीमेबल डिबेंचर और नंबर दो रिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर है दोस्तों? सर एकदम 100% क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, पहले तो मेरे मेरे को आपको यह समझाना था कि ई रिडीमेबल क्या है और आपका रिडीमेबल डिबेंचर क्या है, ये सारा नोट डाउन करना है आपको। अब बात आती है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। लेकिन एक बात बताओ सर, क्या दोनों ही केस में ब्याज जाएगा? यस जाएगा। लेकिन इरिडीमेबल में ब्याज जिंदगी भर जाता रहेगा, लेकिन रिडीमेबल में जब तक उसका पैसा वापस लौटा नहीं देते तब तक आपका ब्याज जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं लिखूं कि मुझे एक समय के बाद पैसा लौटाना पड़ता है, एक समय के बाद पैसा लौटाना पड़ता है, तो इसका मतलब इसे अपन क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। आ गया? तो इसका मतलब सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या निकालना कुछ आना चाहिए? सर सर हमें आना चाहिए केडी निकालना। लेकिन जब केडी निकालेंगे तो केडी के लिए भी दो चीजें आएगी। आपको पूछना पड़ेगा क्या ये डिबेंचर रिडीमेबल है या ये डिबेंचर इरिडीमेबल है। अगर ये डिबेंचर रिडीमेबल है तो इसका मतलब हमें वापस रिडीमेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से केडी निकालना पड़ेगा, और अगर ये इरिडीमेबल है तो इस केस में हम लोगों को इरिडीमेबल के बेस पे केडी निकालना पड़ेगा। होप सो आपको मेरी क्लियरिटी समझ में आ गई है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। तो मैं इसके अंदर केस नंबर 1 बनाता हूं, मैं बनाता हूं केडी कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम रिडीमेबल की बात करते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर जो है उसके केस में हम केडी कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? केडी इक्वल टू, ध्यान से सुनो, R1 - T प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड एन। फिर आपका डिवाइड हो जाएगा मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड 2, और उसके बाद आपका इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। बात आती है सर ये आपने फॉर्मूला लिख तो दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे अभी समझेंगे। अभी तो आपने खाली फॉर्मूला लिखा है, रटने की कोशिश मत करना, आराम से चीजें समझ में आएगी, टेंशन मत लो। मेरे को एक बात बताओ सर, क्या बात बताएं? जैसे सपोज करो ये आपने बोला केडी, मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट को आपको किस पे निकालना है? सर आफ्टर टैक्स निकालना है। पहले तो मेरे दिमाग में ये चीजें डालने दो। अब बताओ आफ्टर टैक्स आएगा तो केडी आफ्टर टैक्स बोलोगे। अगर केडी आफ्टर टैक्स आएगा तो यहां पे दोस्तों क्या है? R1 - T, मतलब ब्याज जाएगा लेकिन टैक्स की बचत हो जाएगी। तो R1 - T आप हमेशा करोगे। सुनो मेरी बात, अब लॉजिक समझना, जब तक लॉजिक नहीं समझोगे ये फॉर्मूला आपका तैयार नहीं होगा। सुनो, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी ने आज डिबेंचर इशू किया, समझना मेरी बात, मेरी कंपनी ने आज 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, और जब डिबेंचर इशू किया तो 100 रुपए की चीज को मैंने 110 रुपए में इशू किया। तो इसका मतलब सर इश्यू करने का दो तीन तरीके होते हैं, एक होता है प्रीमियम, एक होता है पार, एक होता है डिस्काउंट। क्या आपने पढ़ रखा है? पार का मतलब है 100 रुपए की चीज को 100 में इश्यू कर देना, डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए की चीज को 90 पे इश्यू करना, और प्रीमियम का मतलब है 100 रुपए की चीज को 110 रुपए पे इश्यू करना। क्या बात है सर? अब मैंने 110 रुपए में इश्यू किया, जब मैंने 110 रुपए में मार्केट में इश्यू किया, चलो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ, अगले पेज पे अच्छे से प्रेजेंटेशन करके बताता हूँ। सुनो सुनो, एक बात बताओ सर, ये कौन? ये मैं, ये हूं मैं, ठीक है। मैं गया मार्केट, ध्यान से सुनना, थोड़ी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। मैं गया मार्केट डिबेंचर लेके, मैं डिबेंचर बेचने गया मार्केट। ओके सर, मैं डिबेंचर लेके गया मार्केट, तो मैं लिख रहा हूं मैं मार्केट जा रहा हूं। ओके, मार्केट जा रहा हूं, और क्या लेके जा रहा हूं दोस्तों? ये लेके जा रहा हूं मैं डिबेंचर, राइट? ओके,
डिबेंचर एक्चुअल में कितने रुपए का है? 100 रुपए का। अब जब मार्केट में जाओगे तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाओगे, तो यहां पे जब मार्केट में बेच के आए, ये मैं ही हूं, मैं यहां पे पहुंच गया, टन टन। अब जब मैं यहां पे पहुंच गया तो मैंने बोला 100 रुपए का डिबेंचर मैंने मान लो 110 रुपए में बेच दिया। एग्री कर रहे हो? जब मैं 110 रुपए लेके घर आ ही रहा था तो थोड़ी दूर में एक इंसान मुझे मिल गया। वो बोलता है सर कहां जा रहे हो? मैंने बोला मैं डिबेंचर बेच के आया हूं। तो वो बोलता है मैं आपकी कंपनी के लिए ब्रोकर का काम कर रहा हूं, अगर आपकी कोई चीज बिकी है तो मुझे भी ब्रोकरेज चाहिए। ध्यान से सुनना। मैंने बोला भाई ले ले, कितना रुपया चाहिए? तो इसने बोला सर 2 रुपए का ब्रोकरेज चाहिए। मैंने बोला ले लो। राइट, ओके। फिर थोड़ी दूर और चला तो एक इंसान और मिल गया। वो बोलता है कि सर कहां जा रहे हो? मैंने बोला मैं तो घर जा रहा हूं, मैं डिबेंचर बेच के आया हूं। तो सुनो, यहां पे इन्होंने बोला कि भाई साहब हम आपकी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, जो आप डिबेंचर बेच रहे हो ना उसका हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। मैंने बोला भाई साहब तू भी ले ले। तो ये बोलते हैं 3 रुपए पर डिबेंचर आपका कॉस्ट है, तो 3 रुपया उसको दे दिया। फिर मैं घर पे आ रहा था तो रास्ते में एक जना और मिल गया। वो मैंने बोला तू भाई तू क्या कर रहा है? तो वो बोलता है सर जो आपका डिबेंचर है उसके लिए आपने प्रोस्पेक्टस छापा था, उस प्रोस्पेक्टस की डायरी जो छापी उसकी प्रिंटिंग का खर्चा आया, और वो प्रिंटिंग का खर्चा मान लो 5 रुपए है। तो मैंने बोला 5 रुपए तू भी ले ले। तो एक बात बताओ, घर पर पहुंचते पहुंचते जब मैं वापस घर पे पहुंचा तो यहां से मैं 110 रुपए लेके रवाना हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन घर पे पहुंचते पहुंचते जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरे हाथ में बताओ कितना पैसा बचा? सर 110 रुपए में से, एक सेकंड रुको यहां पे लिखते हैं, 110 रुपए जो था उसमें 2 रुपए गए तो मेरे पास 108 रुपए, 3 रुपया और गया तो मेरे पास 105 रुपए, और 5 रुपए और गए तो मेरे पास बताओ कितने रुपए बचे? 100 रुपए। तो घर पे एक काम करते हैं, 5 रुपए की जगह 3-4 रुपए करते हैं ताकि 100 वैसे नहीं होगा। तो यहां पे मेरे पास बच गया दोस्तों 101 रुपया। तो जब घर में जो पैसा आया, देखो बेचा कितने में? 110 में, लेकिन घर में पैसा कितना आया? सर घर में पैसा आपका 101 आया। घर में कितना पैसा आया? घर में कितना पैसा आया? ध्यान से सुनो। तो घर में कितना पैसा आया? मैंने बोला मेरे पास 110 रुपए घर पे आए। तो इसका मतलब सर ये जो खर्चे हुए हैं, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, मतलब 9 रुपए का जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे को सर हम क्या बोलेंगे? दोस्तों इस खर्चे को हम पता है क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे फ्लोटिंग चार्जेज, या इसे अपन बोलेंगे इश्यू एक्सपेंसेज। क्या बोलेंगे? इश्यू एक्सपेंसेज। ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले तक पहुंचूंगा लेकिन मेरी बात अच्छे से सुनो। आपने कितने में बेचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर में कितना पैसा आया, इस पैसे को आपको पता है क्या बोलते हैं? इस पैसे को हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेट प्रोसीड्स। घर में कितना पैसा आया। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई कि नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है घर में कितना पैसा आया। क्लियर? डन सर, एकदम 100%। अब एक बात सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनना, लॉजिक के साथ समझना। घर में आपके पास 101 रुपए आ गए। क्लियर? ओके। अब एक बात बताओ, जब मैं मार्केट में बेचने गया था, जब मैं मार्केट में बेचने गया था तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब ये जो डिबेंचर है, सर ये डिबेंचर बताओ कौन से हैं? सर ये डिबेंचर हमारे रिडीमेबल डिबेंचर है। तो इसका मतलब एक समय के बाद हमें वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। हाँ भाई सर हमें वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। जब हम वापस पैसा लौटाएंगे तो जिस दिन इश्यू किया जाता है उसी दिन क्या हो जाता है? डील हो जाती है फ्यूचर की कि वापस आप कितना पैसा दोगे। तो मान लो डील हुई कि मैं जब वापस आपको पैसा दूंगा तो वो मैं दूंगा आपको 15% प्रीमियम पे। 15% प्रीमियम मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन जब मैं आपको वापस पैसा दूंगा तो बताओ मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 115 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना, मतलब मैंने इश्यू किया, इश्यू करते समय ही जब रिडम्पशन करूंगा, ये क्या है? रिडम्पशन जब करूंगा, मान लो मैं 5 साल बाद रिडम्पशन करूंगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद बताओ कितना पैसा देंगे? 115 रुपए देंगे। कैसे? आज ही पता चल गया।
तो मुझे देना कितना है, मेरा भविष्य में मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, उसे अपन बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू या रिडम्शन वैल्यू बोलते हैं। तो बताओ कितना रुपया, 115। क्लियर है सर एकदम। अब सुनना दोस्तों, आपके घर में कितना पैसा आया सर, आपके घर में बताओ कितना पैसा आया। सर अभी वाले एग्जाम्पल में घर में हमारे पास 101 रुपए आए, लेकिन आप भविष्य में वापस जब पैसा दोगे तो बताओ कितना पैसा दोगे। सर 115 रुपए हम देंगे। 115 कम करें क्या थोड़ा, चलो ठीक है पड़े, 115 रुपए हम लोग देंगे भविष्य में। मतलब ये जो पैसा है, ये पैसा आपका मेच्योरिटी वैल्यू माना जाता है। क्या मानेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू। लेकिन अब मेरी बात सुनना, जब मेच्योरिटी वैल्यू मानेंगे, अब सुनो फॉर्मूला क्या है। सर हमारे घर में 101 आया और आपको वापस हमारी कंपनी वापस आपको 115 देगी, तो हमारी कंपनी को घाटा हो गया कितने रुपए का, 115 तो वापस देना है। घर में 101 रुपया आया तो मेरी कंपनी को घाटा हो गया 14 रुपए का। हुआ या नहीं हुआ सर, 14 रुपीज का पर डिबेंचर में मुझे घाटा हो गया। लेकिन ये घाटा क्या एक साल का घाटा है या जितने साल का रिडम्शन है उतने का घाटा है। सर ये 14 रुपए तो पूरे मान लो 5 साल का डिबेंचर है, 5 साल बाद रिडम्शन होना है, तो ये 14 रुपए बताओ एक साल के हैं या 5 साल के हैं। सर ये तो 5 साल के हैं। जब 5 साल के हैं तो डिवाइड 5 किया तो मेरे को बताओ मेरा कितना आया, 14 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये दोस्तों मेरा आ गया 2.8। इसका मतलब ये हुआ कि 14 रुपए आज मैंने इश्यू किया, मेरा रिडम्शन 5 साल बाद होना है, तो मुझे पांचों साल में कुल मिला के घाटा हो गया 14 रुपए। लेकिन ये जो 14 रुपए का घाटा हुआ है ना, ये 14 रुपए क्या है दोस्तों, ये 14 रुपए क्या है बताओ, ये 5 साल का घाटा है। तो डिवाइड मैंने कर दिया, मतलब ये जो मेरा घाटा बोल दो या खर्चा बोल दो, कितने साल का, 5 साल का, तो हर साल का खर्चा कितना होगा, इतना। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये बात करें, ये बताओ क्या है। सर ये है हमारा मेच्योरिटी वैल्यू, मुझे इतना पैसा देना है। बताओ मेरे हाथ में कितना पैसा आया, जिसे बोलते हैं नेट प्रोसीड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेट प्रोसीड। डिवाइड, आपने कितने से डिवाइड कर दिया, 5, मतलब ये आपका एन आ गया। तो इसका मतलब ये जो आया इसको बोलते हैं हम एवरेज खर्चा। एवरेज खर्चा, मेरे को बताओ एवरेज खर्चा मतलब समझ में आ गया। लेकिन एक खर्चा ऐसा है जो हर साल आपको कॉमन देना पड़ेगा। सर कौन सा खर्चा, एक बात बताओ, आज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो क्या कंपनी को हर साल ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सर 100% देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो एक साल ही देना पड़ेगा या जब तक रिडम्शन नहीं होगा हर साल देना पड़ेगा। सर हर साल देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी का एक तो ये एवरेज खर्चा हो गया और कंपनी को ब्याज भी देना पड़ेगा हर साल। लेकिन ब्याज देंगे तो हमारी खुशियां आएगी, तो 1 - t आ गया, R1 - t प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड एन। राइट, ओके, डिवाइड बताओ क्या, मेच्योरिटी वैल्यू। अब सुनो, लोगों ने बोला कि सर एक बात बताओ, आपने ये आपका खर्चा है, देखो ऊपर आपका खर्चा है, नाम ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब आपने डिबेंचर यूज किया तो आपकी दो प्रकार की कॉस्ट लगी। मेरे को बताओ कौन कौन सी। एक तो ये आपका ब्याज जाएगा, कॉमन है, और एक है ये एवरेज खर्चा। और एवरेज खर्चा मैंने पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आपको बताया है कि कैसे आया, घर में कितना पैसा आया, भाई आपको कितना चुकाना है और घर में कितना पैसा आया। तो ये मेरा कॉस्ट है, 14 रुपए पूरे 5 साल का, तो एवरेज आ गया। इस एवरेज को ही करने का तरीका ये है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये बोलते हैं कि मेरा जो खर्चा है, अब बताओ मेरे को ऊपर क्या लिखोगे, कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा, अगर कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा करूंगा तो ये और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझो बात। डिवाइड क्या करोगे, सर डिवाइड हम करेंगे, कोई बोलता है आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो कोई बोलता है आप जितना दोगे आपने वो इन्वेस्ट किया, कोई बोलता है कि भाई साहब आपके पास जो घर में पैसा आया उससे डिवाइड करो। लेकिन मैंने बोला यार ये तो लड़ाई झगड़े का काम है, तो एक काम करो,
आप एवरेज से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? एवरेज से। ना तो मैच्योरिटी वैल्यू की लड़ाई होगी, ना नेट प्रोसीड्स की लड़ाई होगी। मतलब आप डिवाइड किससे करो? सर डिवाइड उससे करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू से भी डिवाइड नहीं करना, नेट प्रोसीड से भी डिवाइड नहीं करना, आपको डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो एवरेज आ गया। इसका मतलब ये जो आया इसे अपन बोलते हैं एवरेज लगाया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एवरेज लगाया। क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। मतलब आपका खर्चा डिवाइड एवरेज लगाया इंटू 100। क्या बात है, सुनो वापस देखो। मेरा बताओ कॉमन खर्चा क्या है? सर आपका कॉमन खर्चा जो है वो है आर, बोलो 1 - टी प्लस एवरेज खर्चा। एवरेज मतलब 500 साल का। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना पे करना है, कितना घर पे आया, डिवाइड बताओ एन, ये आ गया। डिवाइड बताओ आपने कितना लगाया, तो इसका मतलब मेच्योरिटी वैल्यू, एक सेकंड मैंने यहां पे माइनस कर दिया, प्लस होगा, ठीक है। तो यहां पे मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड 2 इनटू बताओ क्या हो जाएगा? सर इनटू हो गया 100, राइट। और अगर इसको हम और शॉर्ट में बोले तो कॉमन खर्चा प्लस बोलो क्या होगा? सर एवरेज खर्चा, और डिवाइड बताओ क्या होगा? सर एवरेज लगाया इनटू क्या होगा? इनटू होगा 100। क्या बात है सर, हमें एकदम एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। बताओ 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 बताओ। कॉमन खर्चा प्लस एवरेज खर्चा डिवाइड एवरेज लगाया इंटू 100। चलो अपन सोल्व करें। मेरे को बताओ मेरा ब्याज की रेट कितनी है? मान लेते हैं 10% है। तो 10 1 - टी, मान लो टैक्स की रेट है 30%, प्लस बोलो मेच्योरिटी वैल्यू मुझे कितना पे करना है? मेच्योरिटी वैल्यू मुझे 115 रुपए पे करने हैं। और घर में कितने आए? 101। कितने साल बाद? 5 साल बाद, राइट। डिवाइड 115 प्लस 101 डिवाइड बताओ 2। क्या बात है सर, हमें आ गया समझ में, इंटू 100। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले 115 में से 101 घटाओ, 115 माइनस 101 डिवाइड 5। तो इसको करने से कितना आया? 2.8 आया। ओके, अच्छा। और 1 माइनस 0.30 गया तो 0.7, और 10 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। इसको सोल्व करने से आया 7। अब डिवाइड 115 प्लस 101 डिवाइड 2, तो इसको सोल्व करने से आया 108। बताओ कितना आएगा? इसको मैं यहां पे सोल्व कर दूं? सर कर दो। 7 प्लस 2.8 डिवाइड 108 इंटू 100। बताओ 7 प्लस 2.8 डिवाइड 108 इंटू 100। तो यहां पे आ गया दोस्तों 9.07%। ये जो आया ये मेरा केडी आफ्टर टैक्स है। क्या बात है सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों फॉर्मूला बनाना सीखो। अब मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था ना, कौन सा फॉर्मूला सर? ये रहा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये आपका अब एकदम 100% क्लियर है। स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको समझ में नहीं आया था। बताओ क्यों समझ में नहीं आया था? आपको लगा पता नहीं क्या होगा। अब ये बताओ ये क्या है? एवरेज खर्चा। ये क्या है? कॉमन खर्चा। और ये बताओ क्या है? ये एवरेज लगाया, राइट। अच्छा, नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? घर में कितना पैसा आया, हमेशा ध्यान रखो। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है आप वापस कितना पैसा पे करोगे। एन का मतलब है कि कितने साल में रिडम्पशन होगा। और एवरेज आ गया। होप सो आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई है आज की, और ये सारा का सारा आपको नोट डाउन करना है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।